प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड के बारे में जानेंगे, सेज के बारे में जानेंगे। कुछ संस्थान है ऐसी जो निर्यात संवर्धन में कार्य कर रही हैं, उन संस्थाओं के बारे में जानेंगे, जैसे WTO है, अंगटाट है, IMF है, विश्व बैंक है। बस इतना पढ़ने के बाद इस पाठ को अपन क्या कर देंगे, समाप्त। और लगभग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जो मुख्य चीजें थी चैप्टर के अंदर अपनी सारी चीज हो जाएंगी। यदि इनमें से कोई भी चीज क्लियर ना हो तो तुम स्पष्ट उसको पूछते जाना है ना, ठीक है। यदि किसी प्रकार की कोई स्क्रीन शेयर नहीं हो पाता, आवाज स्पष्ट नहीं आती, तो किसी भी चैट के माध्यम से या बोल सकते हो कि सर हमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट पूछ लेना ना। सभी को समझ में आ गया मेरी बात? स्टार्ट करें अपन। अश्विका आवाज आ रही है? चलो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, निर्यात संवर्धन को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। हालांकि संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि यानी बढ़ाना, और निर्यात का अर्थ भी अपन जानते हैं कि निर्यात किस चीज को कहा जाता है, जब देश से कोई माल दूसरे देश में क्या जाए, विक्रय करने के लिए भेजा जाए और उसके बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, उसको क्या कहा जाएगा, निर्यात संवर्धन। अब विदेशी मुद्रा क्यों ली जाती है, क्योंकि अपन को भी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी, और आयात जब करना पड़ेगा तो अपन जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसका भुगतान भी अपन को करना होगा, और भुगतान यदि अपन को करना है तो अपन भुगतान अपने देश की मुद्रा में नहीं कर सकते। उसके लिए जिस देश से माल मंगाया है उसी देश की मुद्रा से अपन उस माल को भुगतान कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? और जो भुगतान उस देश की मुद्रा से करना है तो अपने उस देश की मुद्रा होना अपने पास आवश्यक है। तो इस चीज के लिए अपन को क्या करना जरूरी होता है, निर्यात करना जरूरी है, और निर्यात जितना बढ़ेगा उतनी ही विदेशी मुद्रा अपन को प्राप्त होगी। और प्रत्येक देश यही चाहता है कि उसके देश में भुगतान संतुलन बना रहे। भुगतान संतुलन का अर्थ होता है कि यदि हम जितना आयात करते हैं तो उससे ज्यादा हम निर्यात करें ताकि हमारे पास आय बनी रहे। जैसे अपन आम दैनिक जीवन में देखते हैं कि अपन कोई सामान खरीदते हैं तो उसका भुगतान आय में करना पड़ेगा अपन को, रुपए में। तो अपनी आय जितनी होगी उतनी वस्तु अपन खरीद सकते हैं। तो देश की आय काय से होती है, निर्यात से। तो प्रत्येक देश क्या चाहेगा, भुगतान संतुलन के पक्ष में रखना चाहेगा, यानी कि निर्यात अधिक करेगा और आयात में क्या करेगा, कमी। जिससे देश में क्या हो जाएगी, विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार रहे। और हमारे देश में सरकार द्वारा निर्यात में वृद्धि हेतु कई योजना भी लागू की गई। उत्पादन में वृद्धि हेतु उद्योग को अनेक रियायत भी दी गई। रियायत यानी छूटे, डिस्काउंट कई प्रकार के दिए गए, जिससे डिस्काउंट होने पर व्यक्ति अपने निर्यात को बढ़ा सके। और कई प्रकार के आर्थिक सहयोग भी किए गए, और कई संगठन का भी निर्माण भी किया गया जिसकी मदद से व्यक्ति निर्यात कर सके। ये सारी गतिविधियां, योजनाएं निर्यात बढ़ाने के लिए की जाती हैं। इसी को अपन क्या जानते हैं, निर्यात संवर्धन। यदि पेपर में ऐसा आता है कि निर्यात संवर्धन क्या है तो अपन क्या बोलेंगे, निर्यात संवर्धन एक निर्यात संवर्धन निर्यात को बढ़ाने के लिए कहा जाता है ना, ठीक है। जिसमें निर्यात में क्या अधिक से अधिक वृद्धि की जाए, इसके लिए सरकार ने कई योजनाओं का निर्माण किया, कई संगठनों का निर्माण किया, कई प्रकार की रियायतें दी गई, ठीक है, और कई प्रकार के आर्थिक सहयोग भी प्रदान किए गए। ये सारे जो क्रियाकलाप किए गए निर्यात बढ़ाने के लिए, इसी को अपन निर्यात संवर्धन के नाम से जानते हैं। सभी को क्लियर है ना? कोई ऐसा तो नहीं समझ में ना आया और निर्यात संवर्धन क्या क्या लिखेंगे कॉपी पे? डेफिनेशन बोल दो आप। डेफिनेशन अपन इसको ऐसे बोलेंगे, निर्यात संवर्धन उन सभी क्रियाकलाप को कहा जाता है जिससे कि निर्यात में क्या होती है, वृद्धि या बढ़ोतरी होती है। जैसे कि सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग, रियायतें, ठीक है, और कई प्रकार के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए संगठन शामिल आदि आदि शामिल होती है ना। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया निर्यात संवर्धन?
एक बार फिर सुन लें। निर्यात संवर्धन उन क्रियाकलापों को कहा जाता है जिससे कि देश में निर्यात की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि। जैसे सरकार द्वारा विभिन्न संगठनों की स्थापना की जाती है, आर्थिक सहयोग किया जाता है, रियायतें प्रदान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार के आयोजन भी किए जाते हैं। ये सारे क्रियाकलाप जो किए गए हैं जिससे निर्यात बढ़े वो क्या कहलाएगा, निर्यात संवर्धन। नोट कर लिया। अब इसके बाद निर्यात संवर्धन के लिए सरकार कौन कौन सी कदम उठा रही है। यदि इस टाइप से प्रश्न बनता है कि सरकार द्वारा उठाए गए वो कदम जिससे निर्यात संवर्धन किया जा सकता है, तो अपन क्या लिखेंगे, निर्यात सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे आजकल अपन देख रहे हैं निर्यात संवर्धन के लिए किए जा रहे हैं। अब इसमें कुछ कार्य हम बता रहे हैं, 4 या 5 कार्य भी बता दे रहे हैं इसमें, क्योंकि पेपर जो अपन ने देखा था ब्लू प्रिंट इसमें तो लगभग 3 या 4 नंबर का प्रश्न था। तो पहला जो कदम था उसमें विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपन देख रहे हैं निर्यात संवर्धन हेतु अनेक समितियों का सरकार द्वारा गठन किया गया जिसमें निर्यात में क्या हो सके, अधिक से अधिक वृद्धि हो। दूसरा, शुल्क वापसी योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ चिन्हित उद्योग है, चिन्हित उद्योग मतलब जिनसे निर्यात करना क्या है आवश्यक होता है, तो विशेष प्रकार सभी प्रकार के उद्योगों को निर्यात को नहीं करी गई। तो कुछ चिन्हित उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क की वापसी का प्रावधान भी बनाया गया जिससे वो निर्यात अधिक से अधिक बढ़ा सके। दूसरा है विक्रय और वाणिज्य कर में छूट। निर्यात की जाने वाली वस्तु पर सरकार द्वारा विक्रय कर में क्या कर दी गई, डिस्काउंट या छूट दे दी गई। जब विक्रय कर में छूट हो जाएगी तो उस विक्रय पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसका विक्रय अधिक से अधिक मात्रा में हो पाएगा। जब विक्रय अधिक मात्रा में होगा तो क्या होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, देश की आय बढ़ जाएगी, विक्रय अधिक होने निर्यात बढ़ जाएगा। फिर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई। तो कुछ संस्थाओं के नाम मैंने अभी बताए थे, जैसे विश्व व्यापार है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसको संक्षेप में कहा जाता है। दूसरा संगठन था अपना संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्टकट में UNCTAD के नाम से जानते हैं। तीसरा संगठन था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको कहा जाता है। और एक संगठन और है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सारे संगठन अपने पाठ्यक्रम में भी है, इनको जानना और पूरे डिटेल में भी आगे अपन पढ़ेंगे। इसलिए संगठनों के नाम के बारे में, इन्होंने क्या काम क्या सहयोग रहा है, इन सबको अपन जानना है, उनके नाम जरूर याद रखना है। एक बार फिर सुन लें कौन कौन संगठन थे। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, संक्षिप्त नाम WTO। सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका शॉर्टकट या संक्षिप्त नाम UNCTAD के नाम से जानते हैं। थर्ड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे कहा जाता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, संक्षेप नाम इसका IMF है। और कुछ अन्य संगठन है जो सहयोगी है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी है, केंद्रीय सलाहकार काउंसिलिंग है, आयात निर्यात बैंक है, संवर्धन काउंसिलिंग है। ये सारी संस्थाएं हैं जो निर्यात बढ़ाने में क्या कर रही है, सरकार का सहयोग। तो इन सारी संस्थाओं के बारे में जानकारी अपन और भी डिटेल आगे देना है। तो सरकार द्वारा क्या है कदम उठाए गए थे, इससे संगठनों और संस्थाओं का निर्माण करना किया था। फिर निर्यात गृहों का गठन भी करा सरकार द्वारा, व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करी गई। भारत सरकार विभिन्न देशों में अपने राजनीतिक कार्यालयों में व्यापारिक प्रतिनिधियों की करता है, नियुक्ति करता है, जो देश के निर्यात वृद्धि की संभावना को आकलन करते रहते हैं और देश को बतलाते रहते हैं।
फिर रुपए की परिवर्तनशीलता है, जैसे अपन को जानते हैं देश में जब व्यापार करेंगे विदेशी व्यापार तो अपन को काय की आवश्यकता पड़ती है, विदेशी मुद्रा की। इसको परिवर्तन करने का कार्य भी क्या करता है, सरकार द्वारा है ना, महानगरों में इसकी समय की ठीक व्यवस्था की गई विदेशी विनिमय बैंक के द्वारा। ये सारे क्या होगा, संवर्धन संबंधी कार्य जो सरकार द्वारा किए गए थे। एक बार अपन उसको फिर फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, समितियों का गठन किया गया, शुल्क वापसी योजना बनाई गई, विक्रय और वाणिज्य कर में छूट दी गई, निर्यात संवर्धन हेतु संस्थाओं की स्थापना की गई, निर्यात गृहों का गठन किया गया, व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई और रुपए को परिवर्तनशील किया गया। और फिर और भी कार्य है जिसे याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन इतना पर्याप्त था। जैसे निर्यात प्रक्षेपों की स्थापना, उत्पादन में वृद्धि, समान शुल्क समझौता, निर्यात की सुविधाएं, ये सारे क्या है, सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए उठाए गए कार्य है। स्पष्ट हो गया ये वाली सारी चीजें। यदि पेपर में निर्यात संवर्धन और सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पूछना हो और आगे बढ़े। अब अपने पास निर्यात संवर्धन के लिए जो आवश्यक चीज है वो उनके बारे में जानते कुछ बिंदुओं पर। जैसे अपन ईपीजेडएस का नाम जानते हैं, तो ईपीजेडएस क्या है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। काय के लिए करते हैं, निर्यात संवर्धन के उपायों के अंतर्गत की जाती है, जैसे निर्यात संवर्धन हो सके। ठीक है, इस क्षेत्र में ऐसी औद्योगिक बस्ती की स्थापना की जाती है जहां औद्योगिक इकाई द्वारा निर्यात के योग्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मतलब जहां पर अधिक ऐसी वस्तुएं बनाई जा रही हैं जिनका निर्यात अधिक मात्रा में हो सके। केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और प्रगति के लिए औद्योगिक सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार के एक उदाहरण कहां पर है, गुजरात का कांडला बंदरगाह, वहां पर ईपीजेडएस का एक उदाहरण आपको मिल सकता है। और लगभग 194 198 लगभग शायद पूरे ईपीजेड अपने देश के अंदर है। इसकी स्थापना कांडला जो बंदरगाह था उसका या निर्यात प्रसंस्करण की जो स्थापित किया गया था वो सन 1965 में योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो ईपीजेड यदि पेपर में आता है ईपीजेड क्या है, तो अपन कहें ईपीजेड यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को कहा जाता है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए की जाती है। ठीक है, यह ऐसे क्षेत्रों में बनाया जाता है जहां पर निर्यात की जाने वाली वस्तुएं अधिक मात्रा में बनाई जा रही हों। ठीक है, सरकार क्या करती है, उनकी प्रगति के लिए कई प्रकार की औद्योगिक सुविधाएं वहां उपलब्ध करा देती है। उदाहरण अपन जान चुके, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ईपीजेड। दूसरा जो है वो है सेज। सेज का या एसईजेडएस भी बोलते हैं इसको, या विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, सेज के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर का तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पहले पर जो ईपीजेड था ये था, और सेकंड नंबर का जो अपन पढ़ रहे हैं सेज, वो क्या है, यहाँ पर है। ठीक गया सभी को। और यदि नहीं दिखा तो ये ब्लैक स्पॉट हमने कर दिया, इसको देख रहे होगे। अब सेज क्या है, सेज क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र को क्या अथवा सेज विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है या ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को किया जाता है। मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप की जाती है, उत्पादन होता है, व्यावसायिक गतिविधियों को। तो यह क्षेत्र देश की सीमा के भीतर
विशेष आर्थिक नियमों कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। भले एक निश्चित नियम कायदे के अंतर्गत देश में व्यापारिक गतिविधियां तेज गति कर सके, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बना दिए जाते हैं, जिससे व्यापार का क्या हो सके, विकास हो सके। अधोसंरचना अपन ने पहले पढ़ी थी, अधोसंरचना वाला ऐसे क्षेत्र जो पिछड़ चुके हैं, जिसमें आधारभूत जो बेस है वो सरकार द्वारा बना दी जाते हैं, और शेष कार्य क्या करते हैं उसमें व्यापारों की स्थापना, जिससे व्यापारों की स्थापना अधिक से अधिक बन सके। तो बेसिक चीज सरकार द्वारा बनाई जाती है, और सरकार और अन्य व्यक्ति वहां पर अपना उद्योग या व्यापार को लगाते जाते हैं। उसी प्रकार की संरचना क्या होती है, अधोसंरचना, उसकी गुणवत्ता बनाते हैं। तो सरकार ने वर्ष 2000 में विशेष आर्थिक जोन नीति को अपनाया था। यदि शेष कब से अपना बनाया था, सन 2000 में इस प्रकार की नीति बनाई गई थी, जहां किसी क्षेत्र में उद्योग गतिविधियों को बढ़ावा देना, आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, ठीक है, तो व्यापार या उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस प्रकार के क्षेत्र क्या होंगे, शेष के नाम से आते हैं। इस नीति का एकमात्र उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना था, ठीक है। निर्यात को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 भी पारित किया गया। मुख्य हाईलाइट इस पॉइंट के समझ लेना, स्थापना 2000 में की गई। इसका उद्देश्य व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप और उत्पादन को या व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ावा देना था, ठीक है। इसका जो अधिनियम बनाया गया वो कहता है 2005, ठीक है। यह क्या कौन सा क्षेत्र है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, उनके लिए कुछ अन्य प्रकार के नियम अन्य देश के भाग से दिए जाते हैं। अब प्रोत्साहन करने के लिए सरकार क्या करती है, शेष के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिनियम में के अनुसार जो इकाइयां स्थापित की जाती हैं उसे 5 वर्ष तक 100% की छूट दी जाती है, जिससे वो संस्था क्या हो सके, स्टेब्लिश हो सके। उसे पूरा कर मुक्त 100% कर दिया जाता है 5 वर्षों में, और जो अगले 5 वर्ष आते हैं उसमें फिर कर की दर 50% तक डिस्काउंट दे देती है। तो उसके बाद वाले वर्ष होंगे, ऐसे धीरे धीरे कर की राशि कम करती जाएगी, ठीक है। बड़ा शुरू में डिस्काउंट पूरा कर मुक्त करते हैं और फिर कर की राशि बढ़ती जाती है। इस तरीके से व्यवसाय की स्थापना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और वो उसकी स्थापना बढ़ा देते हैं। तो 2 प्रकार के अपन ने क्षेत्र देखे थे, निर्यात प्रसंस्करण, उसको ईपीजेड कहा जाता था, और दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज के नाम से जानते हैं। अब अपन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्था और समझौते के बारे में देख रहे हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं और किस प्रकार के समझौते व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में है। तो सबसे पहला संगठन जो अपन देख रहे हैं वो अपना कौन सा है, विश्व व्यापार संगठन। इसको WTO के नाम से अपन शॉर्टकट या संक्षिप्त नाम में जानते हैं। अधिकतर लोग WTO ही प्रयोग करते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म भी एक वाक्य में जाता है, एक नंबर के वाक्य में, कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इस विश्व व्यापार संगठन को अपन देखते हैं डिटेल में कैसा क्या है, इसको पूरी तरीके से। तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसका निर्माण जो हुआ था, जो पूर्व में व्यापार संगठन था वो क्या था, गेट जो है वो क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसको इंग्लिश में जी से जनरल, ए से एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, टी से टैरिफ, और दूसरा सेकंड टी दिया वो क्या है, ट्रेड। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, शुल्क तथा व्यापार पर समान समझौता। तो गेट का जो उग्रवे सम्मेलन था लगभग 86 से लेकर 93 के बीच में,
जो बीच बीच में उनकी बैठकें व्यापार की होती थी, और उस समय में कई विभिन्न देशों ने मिलकर एक समूह, एक संगठन का निर्माण किया था। शुरू में इसमें शायद 1947 में इसका विचार रखा गया था, 48 में लागू था, और इसमें शुरू में 23 देश मिलकर संगठन बनाया था। ठीक है, तो 86 से 93 के बीच में विश्व सम्मेलन में एक बात को रखा गया। ठीक है, जिसकी स्थापना उग्रचर्य समझौते में कहाँ पर हुई थी? मार्केश एक शहर है, जैसे कहाँ का मार्केश, जेनेवा एक देश है, उसका जो मार्केश शहर है वहां पर इसकी बैठक की गई थी। और वहां पर उन्होंने 1994 में देश के कम से कम 164 उस समय पे देश थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, काय के लिए करे थे? जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कुछ करों पर या दरों पर छूट या रियायत देने का बात कर रहे थे कि यदि व्यापार आपस में करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की छूट या कर या कोटा प्रावधान दिया जाएगा, कई रियायतें मिलेंगी आपस में व्यापार को बढ़ा, जिससे बढ़ा सके, निर्यात आराम आसानी से हो सके। तो ये सारे एक प्रकार का समझौता था। तो 1994 में सारे देशों ने उस पर एक हस्ताक्षर किए हैं। 1 जनवरी 1995 से इसकी विधिवत स्थापना हो गई थी तथा इसने विश्व व्यापार के नियमन के लिए एक औपचारिक संगठन के रूप में गेट का स्थान लिया था। ठीक है, अब इसके जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पे था? जेनेवा में, जेनेवा जेनेवा में था। और जेनेवा का कौन सा शहर था? मार्केश। ठीक है, और धीरे धीरे फिर अब स्थिति ये हुई कि अपने जो 198 देश है, हालांकि रजिस्टर्ड 198 और 203 देश अपन जानते हैं लगभग है, तो 198 देश इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संगठन बनाया गया जिससे निर्यात एक देश दूसरे देश से आसानी से कर सके, उनके प्रावधानों में रियायतें मिले या कोटा प्राप्त हो सके, तो इस प्रकार के संगठन को क्या करा गया? WTO के नाम से जाना गया। तो इसकी जो मुख्य हाईलाइट थी, तो इसकी जो काय के अंतर्गत हुआ, जो गेट सम्मेलन था, गेट कब बना? 1947। लागू कब हुआ? 1948। और जो इसका उग्र सम्मेलन था वो 86 से 93 के बीच में बना था। किस बात को कहा गया था? सारे देश मिलकर आपस में निर्यात को बढ़ाना चाह रहे थे। इस समझौते पर उन्हें कई प्रकार के रियायतें या करों में छूट या डिस्काउंट दिए गए थे। उस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? 1994 में। और लागू जो हुआ था वो 1995 में उसके स्थापना करा गया था। तो मुख्य कार्यालय जेनेवा में था, शहर का नाम मार्केश था। ठीक है, क्लियर हो गया था? अब विश्व व्यापार संगठन का जो प्रशासन है उसके बारे में देखें कैसा क्या है। विश्व व्यापार संगठन की कार्य संचालन की एक समान परिषद होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है, जिसकी बैठक समान 1 माह में एक बार जेनेवा में ही होती है। विश्व व्यापार संगठन की जो नीति निर्धारण करने हेतु सर्वोच्च अधिकार प्राप्त इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जो 2 वर्ष में होता है। जिन प्रतिनिधि के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी, जिसे क्या बोलते हैं? महानिदेशक। महानिदेशक होता है, इसका जो चुनाव है वो 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो इसका एक प्रशासनिक रूप हो गया विश्व व्यापार में। ठीक है, अब यदि इसके मुख्य प्रकार देखें अपन, जैसे लेखा बहुपक्षीय संधि थी, कई देशों ने मिलकर साइन किए, दिखाई दे रहा है ना। दूसरा 30 अक्टूबर 1947 को जो हस्ताक्षर थे जेनेवा स्विट्जरलैंड कैंटन में था। स्थिति 85% का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रों का समर्थन था। ये सारी चीजें तुम्हारे नेट पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कुछ जानकारी एक्स्ट्रा रखना चाह रहा है तो। ठीक है, क्लियर हुआ जी? अब अपन इसको देखते हैं।
डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य के बारे में देखेंगे, किस प्रकार के उद्देश्य हैं। डब्ल्यूटीओ किन उद्देश्यों के लिए स्थापना की गई थी। इसका पहला उद्देश्य था जीवन स्तर में वृद्धि। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य विश्व के जो समुदाय है उनके जीवन स्तर को उठाना था, क्योंकि जब सारे देश मिलकर आपस में कार्य करेंगे तो उसमें तकनीकी का विकास होगा, यानी कि किसी कार्य को सबसे बेहतर तरीके से, अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकती है, उसे तकनीकी बोलते हैं। नए नए अनुसंधान बढ़ेंगे, तकनीक बढ़ेगी, इसको सरकार का सरलीकरण हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, व्यक्तियों का जीवन स्तर क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। दूसरा था रोजगार का लक्ष्य भी पूर्ण करना था। जब भारी देश व्यक्ति अपने देश में व्यापार करेंगे तो बड़े बड़े कारखाने, उद्योगों की स्थापना होगी, कई लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, इससे जो लोगों की जब स्थापना होती है, भारी मांग भी बढ़ती है, नई नई चीजें आती है तो लोगों की मांग में वृद्धि होती है, आय स्रोत बढ़ते हैं और रोजगारों के अवसर बढ़ते जाती है। व्यापार में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। सेवा क्षेत्र का विकास करना भी था। विश्व संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना। अभी कई संसाधन ऐसे हैं जिनका अपन पूर्ण तरीके से विद्युवन नहीं कर पाते, लेकिन उसका उचित विद्युवन करना भी इस विश्व बैंक का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। तो ये सारी बातें काय पे हो गई, विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ की परिवार पर समझ लिया, इसके सदस्यों के बारे में जाना, इसका प्रशासनिक भाग जाना, और डब्ल्यूटीओ की क्या जान लिया अपन ने, उद्देश्य। अब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कार्यों के लिए बनाया है। तो समझौते की क्रियान्वयन हेतु सुविधाएं देना। विश्व व्यापार समझौते एवं बहुपक्षीय बहुवचनीय समझौते के प्रशासन परिचालन हेतु सुविधा प्रदान करता है। कि जो समझौता था या बहुपक्षीय है, बहुवचनीय शब्द है, तो इनको कार्यान्वित करना है जिस बातों तय की गई है उन कार्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है। दूसरा इसका कार्य विचार विमर्श हेतु मंच प्रदान करता है। सारे देश मिलकर एक जगह होकर किसी व्यापार के निर्णय लेने के लिए उन्हें क्या दी, एक मंच का रूप दिया कि सारे व्यक्ति इस पर डिस्कशन कर सकते हैं सारे देश आपस में। फिर उनके विवादों का निपटारा भी आपस में किया जा सके। व्यापार नीति की समीक्षा करने के लिए भी विश्व व्यापार का प्रमुख कार्य है सहयोग करना। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में आपस में सामंजस्य के भाव आ सके। ठीक है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का सहयोग भी शामिल इसमें करा गया है ना। उद्देश्य समझ में आ गए, कार्य समझ में आ गए विश्व बैंक के, क्लियर हो गए सभी को। किसी को ऐसा कोई समझना हो, इति शिवांगी, अश्विका, श्रेयांशी, यदि किसी को किसी प्रकार का कोई चीज क्लियर ना हो, अपन ने एक बार फिर दोहरा ले रहे कि अभी जो अपन ने पढ़ा है वो निर्यात संवर्धन के बारे में शुरू में पढ़ा था, किसको कहा जाता है, सरकार की कौन कौन से कदम इसके बारे में उठाए गए, ईपीजेड, सेज, और फिर उनके संगठन के बारे में जान रहे थे जिसमें डब्ल्यूटीओ के बारे में जाना अपन ने। ठीक है, मुख्यालय की और सदस्यता के बारे में जानकारी ली, इसके प्रशासनिक रूप से जानकारी ली, इसका उद्देश्य, कार्य, इनको क्लियर करा था ना। अब विश्व व्यापार और भारत के बीच किस तरीके की स्थिति है इसको भी जानना जरूरी है। तो अपन देखें, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है या नहीं। इसके समझौते और नीतियों से बना हुआ है। विश्व आधार डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के कारण भारत अपनी आयात नीति उदार बनाना पड़ती है। उदार अपन जानते हैं, ठीक है, उदार का अर्थ जानते हैं ना, मतलब कठोर नहीं होकर उसको व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी नीति कैसे करना पड़ी, उदार रूप से बढ़ाना पड़ी। कई प्रकार की रियायतें देनी पड़ी। अब भारत को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से संभावित लाभ कौन कौन से थे। पहले तो निर्यात व्यापार में वृद्धि हो गई,
विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने से भारत में 124 देशों के साथ बहुपक्षीय समझौते संभव हो गए थे, क्योंकि जो उसके सदस्य हैं वो कितने थे उस समय पर, स्टार्टिंग जब भारत सदस्य था 124, तो इकट्ठे 124 देशों से भारत जुड़ चुका था। इन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते नहीं करने पड़े, अलग अलग सीमा शुल्कों की दरों में कमी और व्यापार में नई मंडलियां खुलने से व्यापार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब लगभग अंदाज लगाएं अपन, डब्ल्यूटीओ के समझौते के कारण व्यापार में 2000 से 3000 करोड़ डॉलर की वृद्धि होगी, हो गई होगी। ठीक है। अब कृषिगत पदार्थों के निर्यात बढ़ाने के नए अवसर प्रदान हो चुके थे भारत के लिए। देशों में कृषि पर सब्सिडी कम हो गई थी, साथ ही कृषिगत निर्यात पर भी सब्सिडी घटेगी। इससे भारतीय माल के बिकने की संभावनाएं भी बढ़ गई थी। दूसरा, वस्त्र और सिले सिलाई कपड़ों के निर्यात में भी वृद्धि हुई। वस्त्र एवं सिले सिलाई कपड़ों के बहुतंत्री समझौते के अंतर्गत 1974 से कपड़ों के व्यापार पर कोटा संबंधी जो प्रतिबंध लागू थे वे सारे समाप्त कर दिए गए थे। उन्हें करमुक्त कर दिया गया था कि व्यक्ति कपड़े या वस्त्रों संबंधी, ठीक है, उसकी पूर्ति का प्रयासों पर कर सकता है। तीसरा था सेवा क्षेत्र को लाभ। डब्ल्यूटीओ प्रस्ताव के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के व्यापार को शामिल कर लेने से भारत जैसे विकासशील देशों को लाभ प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव के अनुसार विकसित देश में विकासशील राष्ट्रों में अनेक व्यापारिक सेवा प्रतिष्ठानों जैसे बैंक है, यातायात है, होटल आदि अधिक मात्रा में खुलने शुरू हो गए थे। ठीक है। अब बौद्धिक संपदा अपन ने पढ़ी है पहले। बौद्धिक संपदा यानी कि जो वस्तु बुद्धि या मस्तिष्क के विकास से जन्मी गई संपदा होती है, इसका भौतिक स्वरूप नहीं होता, बौद्धिक संपदा होती है। ठीक है। व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा का अधिकार और सुविधाएं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के बनने से पहले डंकल प्रस्ताव में कॉपीराइट जैसे बौद्धिक संपदा इसी को कहा जाता है, जो क्या भौतिक स्वरूप नहीं है, केवल इसका बुद्धि या मस्तिष्क के विकास से जो इसका जन्म होता है। जैसे अपन ने पढ़ा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह जिसको कहा जाता है, ट्रेड सीक्रेट, औद्योगिक डिजाइन, विद्युत आपूर्ति, भौगोलिक संकेतन, पेटेंट को बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। एक नई संपदा का निर्माण बढ़ता गया। इस प्रस्ताव से भारत को कई विशेष हानि होने वाली नहीं थी, क्योंकि केवल पेटेंट्स को छोड़कर सभी क्षेत्र भारत के न्यायिक और प्रशासनिक पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। तो ये विश्व व्यापार और भारत के बीच संबंध था। किस प्रकार से भारत को विश्व व्यापार से जुड़ने से लाभ हुए, क्या क्या लाभ हुए, इन सारी चीजों को इसके अंतर्गत अपन शामिल कर सकते हैं। ठीक है। लगभग चीजें क्लियर है। निर्यात संवर्धन, ईपीजेड, सेज, विश्व व्यापार बैंक, उद्देश्य, परिभाषा, आज इन्हीं को देख लेना। ठीक है। मुख्य संगठन धारित हो चुके, और फिर अंगटाड और विश्व बैंक अपना, ये दो टॉपिक और बचेंगे इस पार्ट के अंदर, और आईएमएफ, तीन अगले इसमें अपन क्लियर कर लेंगे। इकट्ठा हो सकता है दिक्कत आए। अब इस जो अपन ने पढ़ा हुआ है इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई चर्चा किसी करना हो तो वो कर सकता है। किसी को पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? जो अपन ने पढ़ा है, जैसे निर्यात संवर्धन की परिभाषा पढ़ी थी। निर्यात संवर्धन का अर्थ अपन ने जान चुके थे कि निर्यात में वृद्धि का, जो देश विदेशों में माल भेजे जाते हैं, विक्रय किया जाता है, उसके बदले विदेशी मुद्रा ली जाती है, उसे निर्यात कहा जाता है। उसको बढ़ाने के उद्देश्य से यानी संवर्धन तो जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, ठीक है, जैसे सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है, रियायत दी जाती है, कई संगठन समितियों की स्थापना की जाती है, तो ये सारी क्रियाकलाप का निर्यात संबंधी संवर्धन कहा जाता है ना। सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए थे, यदि किसी को कोई क्लियर ना हो पूछ सकते हैं। ईपीजेड, सेज, इन्हीं टॉपिकों को आज अपन ने पढ़ा था। संस्थाओं में अपन देख रहे हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसा है,
ठीक है, इसका मुख्यालय वाले की जानकारी ली थी, प्रशासनिक भाग के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, इसके उद्देश्य और इसके कार्य के बारे में जाना था, और भारत और विश्व बैंक के साथ समझौते में क्या क्या उसको लाभ हुए, क्या स्थिति थी, इन सबको जाना था। यदि किसी को इन सारे टॉपिक्स के बारे में पूछना है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो क्लियर कर सकता है वो। अश्विका, कुछ पूछना है? सर ये GATT का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, गेट। गेट इसको कहा जाता है, गेट एक सम्मेलन का नाम था जहाँ सारे देश मिलकर व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में क्या करते थे, बैठक किया करते हैं ना। इस संगठन को क्या कहा जाता है, गेट। जी से जनरल, ए से एग्रीमेंट, टी से टैरिफ और टू से ट्रेड। इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, गेट, GATT। ठीक है, और लगभग 1947 में समथिंग थी इसकी स्थापना। कहाँ पे हुई थी, जेनेवा में। तो स्थान किसका था, शहर का नाम मार्केश। शुरू में कितने देश इसमें मिले हुए थे, 23 देश मिलकर इन्होंने काम किया था। ठीक है, और कुछ जानकारी किसी को लेना हो? ठीक है, क्लास ऑफ करें अब। ठीक है, क्लास ऑफ करने जा रहे हैं ना।